नमस्कार। आप सुन रहे हैं नरेशन को। यहाँ हम दुनिया की श्रेष्ठ पुस्तकों को सरल भाषा, गहरी समझ और प्रभावशाली कथन शैली में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हर कहानी में छुपे विचार, हर अध्याय का वास्तविक संदेश और हर पुस्तक से मिलने वाली सीख, अब आसान भाषा में। तो आइए आज की एक प्रेरक पुस्तक यात्रा शुरू करते हैं। कभी कभी जीवन हमसे एक बहुत सरल लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछता है। हम हर सुबह उठते क्यों हैं? हम किस उद्देश्य के लिए जी रहे हैं? क्या जीवन सिर्फ काम करने, जिम्मेदारियां निभाने, सफलता के पीछे भागने और धीरे धीरे बूढ़े हो जाने का नाम है? या फिर जीवन के भीतर कोई ऐसी छिपी हुई वजह है जो हमें हर सुबह फिर से उठने की शक्ति देती है? जापानी जीवन दर्शन में इस वजह को एक सुंदर नाम दिया गया है, इकिगाई। इकिगाई का अर्थ है जीने की वजह, वह कारण जिसके लिए इंसान हर सुबह आंखें खोलता है, वह उद्देश्य जो जीवन को दिशा देता है, वह आंतरिक ऊर्जा जो कठिन दिनों में भी इंसान को टूटने नहीं देती। इकिगाई केवल लंबा जीवन जीने की कला नहीं है, यह अर्थपूर्ण जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की सच्ची गहराई बड़े बड़े सपनों में ही नहीं होती, कभी कभी वह बहुत छोटी चीजों में छिपी होती है। सुबह की शांति में, अपने प्रिय काम में, किसी अपने के साथ बिताए गए समय में, किसी की मदद करने में, और उस संतोष में कि आज का दिन व्यर्थ नहीं गया। ये पुस्तक हमें जापान के ओकिनावा द्वीप तक ले जाती है, एक ऐसी जगह जहां लोग केवल अधिक वर्षों तक जीवित नहीं रहते, वे जीवन के अंतिम पड़ाव तक सक्रिय रहते हैं। वे चलते हैं, काम करते हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं और जीवन को बोझ की तरह नहीं बल्कि एक शांत सुंदर यात्रा की तरह जीते हैं। यहीं से यह प्रश्न जन्म लेता है, ऐसा क्या है जो इन लोगों को लंबा जीवन ही नहीं बल्कि खुशहाल जीवन भी देता है? क्या ये उनका भोजन है? क्या ये उनका वातावरण है? क्या ये उनकी दिनचर्या है? या फिर इसके पीछे कोई और गहरी चीज है? पुस्तक का उत्तर है, इन सब के केंद्र में है इकिगाई। इस वर्णन में हम समझेंगे इकिगाई क्या है। उद्देश्य इंसान के मन और शरीर को कैसे बदल देता है, तनाव हमें भीतर से कैसे कमजोर करता है, सादगी लंबी उम्र का आधार कैसे बनती है, रिश्ते जीवन को कैसे संभालते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने जीवन में अपनी इकिगाई को कैसे पहचान सकते हैं। तो आइए धीरे धीरे इस यात्रा में प्रवेश करते हैं और समझते हैं कि सच में जीना क्या होता है। कहानी शुरू होती है टोक्यो की एक बरसती रात से। दो लेखक मिलते हैं, बातचीत शुरू होती है जीवन, मनोविज्ञान और उद्देश्य से। फिर धीरे धीरे बात पहुंचती है उस प्रश्न तक जिसने सदियों से इंसान को सोचने पर मजबूर किया है, जीवन का अर्थ क्या है? क्या केवल लंबा जीना पर्याप्त है या जीवन को अर्थपूर्ण बनाना ज्यादा जरूरी है? इसी बातचीत में सामने आता है इकिगाई। इकिगाई हमेशा कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। किसी के लिए यह बच्चों को पढ़ाना हो सकता है, किसी के लिए बगीचे में पौधे लगाना,
किसी के लिए परिवार की देखभाल, किसी के लिए संगीत, किसी के लिए लेखन, किसी के लिए समाज सेवा और किसी के लिए यह सरल एहसास कि आज भी वह किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। पुस्तक बताती है कि ओकिनावा के लोग जीवन को समाप्त होने वाली यात्रा की तरह नहीं देखते। वे वृद्धावस्था को निष्क्रियता नहीं मानते। वे जीवन के अंतिम वर्षों तक कुछ न कुछ करते रहते हैं। उनके लिए सेवानिवृत्ति का अर्थ जीवन से पीछे हटना नहीं है, बल्कि जीवन को और सरल और अधिक अर्थपूर्ण बनाकर जीना है। पहला अध्याय हमें इकिगाई की मूल भावना समझाता है। हर इंसान के भीतर कोई न कोई उद्देश्य छिपा होता है। कभी वह जल्दी दिखाई दे जाता है, कभी उसे खोजने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन वो होता जरूर है। समस्या यह है कि आधुनिक जीवन में इंसान अक्सर अपनी असली दिशा से दूर हो जाता है। वो दूसरों की अपेक्षाओं में जीने लगता है। समाज उसे बताता है क्या पढ़ना है, क्या बनना है, कितना कमाना है, कैसा दिखना है और किसे सफल जीवन कहना है। लेकिन इकिगाई इन सब के बीच एक शांत प्रश्न पूछता है, तुम्हारा मन किस काम में लगता है? किस काम में तुम समय भूल जाते हो? किस काम में मेहनत भी बोझ नहीं लगती? किस काम से तुम दुनिया में छोटा ही सही पर अच्छा बदलाव ला सकते हो? पुस्तक में नीले क्षेत्रों का उल्लेख आता है। नीले क्षेत्र वे स्थान हैं जहां लोग सामान्य रूप से अधिक लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। जापान का ओकिनावा, इटली का सार्डिनिया, कैलिफोर्निया का लोमा लिंडा, कोस्टा रिका का निकोया और ग्रीस का इकारिया। इन सभी जगहों में कुछ बातें समान हैं। लोग सादा भोजन करते हैं, बहुत अधिक तैयार और कृत्रिम भोजन से बचते हैं, हर दिन थोड़ा बहुत चलते फिरते हैं, परिवार और समुदाय से जुड़े रहते हैं, तनाव को जीवन पर हावी नहीं होने देते और सबसे महत्वपूर्ण उनके पास जीने का कारण होता है। ओकिनावा में एक सुंदर परंपरा है, मुआई। मुआई का अर्थ है ऐसा छोटा समूह जहां लोग जीवन भर एक दूसरे का साथ देते हैं। यह केवल मित्रता नहीं है, यह भावनात्मक सुरक्षा है, सामाजिक सहारा है, कठिन समय में हाथ पकड़ने वाली शक्ति है। जब इंसान को ये महसूस होता है कि वो अकेला नहीं है, तो जीवन की कठिनाइयां भी कुछ हल्की लगने लगती हैं। पुस्तक हमें यह गहरी बात समझाती है कि लंबा जीवन केवल अच्छे भोजन से नहीं बनता, वह अच्छे रिश्तों से बनता है, उद्देश्य से बनता है, सक्रिय दिनचर्या से बनता है और इस भरोसे से बनता है कि जीवन में मेरा स्थान है। दूसरा अध्याय उम्र बढ़ने और स्वास्थ्य के रहस्यों पर केंद्रित है। यह अध्याय बताता है कि उम्र केवल शरीर में नहीं बढ़ती, उम्र हमारी आदतों में भी बढ़ती है। हम कैसे सोचते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, कितना तनाव लेते हैं, कितना चलते हैं, ये सभी बातें तय करती हैं कि हमारा शरीर और मन कितनी जल्दी थकेंगे। पुस्तक एक महत्वपूर्ण बात कहती है, सक्रिय मन, युवा शरीर। जब मन सीखता रहता है तो शरीर भी जीवन से जुड़ा रहता है। नई चीजें सीखना, लोगों से बातचीत करना, खेलना, कला सीखना, नई परिस्थितियों को स्वीकार करना, ये सब मस्तिष्क को जीवंत बनाए रखते हैं।
लेकिन आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है तनाव। तनाव शरीर को बाहर से नहीं, भीतर से कमजोर करता है। जब तनाव लगातार बना रहता है तो शरीर हमेशा खतरे की स्थिति में रहने लगता है। नींद प्रभावित होती है, मन बेचैन रहता है, दिल की गति बढ़ती है, पाचन खराब होता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और धीरे धीरे इंसान भीतर से थका हुआ महसूस करने लगता है। थोड़ी चुनौती जीवन के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन लगातार दबाव, लगातार तुलना, हर समय भागते रहने की आदत और मन की निरंतर बेचैनी शरीर और मन दोनों को समय से पहले बूढ़ा कर देती है। इसका उत्तर है सजगता। सजगता का अर्थ है वर्तमान क्षण में लौटना। जब खाएं तो केवल खाने को महसूस करें, जब चलें तो कदमों को महसूस करें, जब सांस लें तो सांस को महसूस करें, जब किसी से बात करें तो सच में सुने। आज इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि वो अपने ही जीवन में उपस्थित नहीं रह पाता। सजगता हमें फिर से अपने भीतर लौटाती है। पुस्तक का संदेश स्पष्ट है। स्वास्थ्य कोई अचानक लिया गया बड़ा निर्णय नहीं है। स्वास्थ्य रोज के छोटे छोटे चुनावों से बनता है। थोड़ा कम खाना, थोड़ा अधिक चलना, थोड़ा बेहतर सोना, थोड़ा कम तनाव लेना, थोड़ा अधिक मुस्कुराना और धीरे धीरे यही छोटे कदम जीवन को लंबा और सुंदर बना देते हैं। तीसरा अध्याय हमें विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी की ओर ले जाता है। यह अध्याय पुस्तक के सबसे गहरे हिस्सों में से एक है, क्योंकि यह बताता है कि इंसान केवल दुख से नहीं टूटता। इंसान तब टूटता है जब दुख का कोई अर्थ नहीं दिखाई देता। लोगोथेरेपी का मूल विचार है कि इंसान को जीने के लिए अर्थ चाहिए, उद्देश्य चाहिए, एक कारण चाहिए। जब जीवन खाली लगने लगे, जब भीतर निराशा बढ़ने लगे, जब सब कुछ होते हुए भी मन में कमी लगे, तो शायद समस्या केवल बाहर नहीं होती। शायद भीतर का मन अपने उद्देश्य को खोज रहा होता है। कठिन परिस्थितियों में भी इंसान के पास एक स्वतंत्रता बचती है, अपना दृष्टिकोण चुनने की स्वतंत्रता। हम हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उस परिस्थिति को कैसे देखना है यह हमारे हाथ में हो सकता है। यहीं इकिगाई और लोगोथेरेपी एक दूसरे से जुड़ते हैं। दोनों कहते हैं अपने जीवन का कारण खोजो, क्योंकि जब कारण स्पष्ट होता है तो संघर्ष भी सहने योग्य बन जाता है। जब जीवन में कोई उद्देश्य होता है तो कठिन रास्ते भी अर्थपूर्ण लगने लगते हैं। इसी अध्याय में मोरिता पद्धति का उल्लेख आता है। यह पद्धति हमें भावनाओं से लड़ने के बजाय उन्हें स्वीकार करना सिखाती है। हम उदासी को तुरंत हटाना चाहते हैं, डर को दबाना चाहते हैं, चिंता से भागना चाहते हैं, लेकिन जितना हम उनसे भागते हैं कभी कभी उतना ही उनमें उलझ जाते हैं। मोरिता पद्धति कहती है भावनाओं को आने दो, उन्हें देखो, उन्हें स्वीकार करो, लेकिन अपने कर्म को सही दिशा में बनाए रखो। आप उदास हैं, फिर भी छोटा काम कर सकते हैं। आप डर रहे हैं, फिर भी आगे बढ़ सकते हैं। आप उलझन में हैं, फिर भी आज का एक सही कदम उठा सकते हैं। इकिगाई अचानक मिलने वाला कोई चमत्कार नहीं है, वह धीरे धीरे कर्म के माध्यम से स्पष्ट होता है। चौथा अध्याय गहरे प्रवाह की अवस्था के बारे में है।
यह वह अवस्था है जब इंसान किसी काम में पूरी तरह डूब जाता है। समय का एहसास कम हो जाता है, मन शांत हो जाता है, ध्यान गहरा हो जाता है, अतीत और भविष्य पीछे छूट जाते हैं और केवल वर्तमान बचता है। एक चित्रकार चित्र बनाते हुए इस अवस्था में पहुंच सकता है। एक संगीतकार सुरों में खो सकता है। एक लेखक शब्दों में डूब सकता है। एक शिक्षक पढ़ाते हुए, एक खिलाड़ी खेलते हुए, एक रसोई या भोजन बनाते हुए, और कोई भी साधारण इंसान अपने प्रिय काम में डूबकर इस अवस्था को महसूस कर सकता है। पुस्तक बताती है कि यह अवस्था इकिगाई को समझने की एक महत्वपूर्ण कुंजी है, क्योंकि जिस काम में आप बार बार पूरी तरह डूब जाते हैं वह आपके उद्देश्य से जुड़ा हो सकता है, लेकिन इसके लिए संतुलन जरूरी है। काम बहुत आसान होगा तो ऊब होगी, काम बहुत कठिन होगा तो चिंता होगी, लेकिन काम आपकी क्षमता से थोड़ा ऊपर होगा तो चुनौती मिलेगी, और चुनौती के साथ विकास होगा। ये अवस्था केवल आनंद नहीं देती, ये हमें हमारे बेहतर रूप के करीब ले जाती है। आधुनिक जीवन में सबसे बड़ी बाधा है ध्यान का टूटना, फोन, संदेश, सामाजिक माध्यम, तुलना और लगातार चलती सोच। ये सब मन को बिखेर देते हैं। अगर हमें अपनी इकिगाई के करीब जाना है तो हमें एकाग्रता सीखनी होगी। एक समय में एक काम, स्पष्ट उद्देश्य, कम भटकाव और काम के साथ सच्चा जुड़ाव। जब काम अर्थपूर्ण हो जाता है तो मेहनत बोझ नहीं लगती, वह साधना बन जाती है। 5वां अध्याय हमें लंबे जीवन जीने वाले लोगों की समझ से परिचित कराता है। ऐसे लोग जिन्होंने 100 वर्ष से भी अधिक जीवन देखा है, उनकी बातों से एक बात साफ होती है, लंबे जीवन का रहस्य बहुत जटिल नहीं है। वे कहते हैं चिंता कम करो, लोगों से जुड़े रहो, हर दिन सक्रिय रहो, ज्यादा मत खाओ, प्रकृति के करीब रहो और अपने मन में कड़वाहट मत रखो। उनके लिए जीवन कोई दौड़ नहीं है, जीवन एक शांत लय है। सुबह उठना, थोड़ा काम करना, लोगों से मिलना, हल्का भोजन करना, थोड़ा चलना, थोड़ा विश्राम करना और मन में कृतज्ञता रखना। सुख हमेशा बड़ी उपलब्धियों के बाद ही नहीं आता। कभी कभी सुख चाय के एक शांत प्याले में होता है, कभी किसी पुराने दोस्त की मुस्कान में, कभी उस छोटे काम में जो हम प्रेम से रोज करते हैं, और कभी इस स्वीकार में कि जीवन पूर्ण नहीं है फिर भी सुंदर है। 6वां अध्याय ओकिनावा के बुजुर्गों के जीवन को करीब से देखने जैसा है। उनका जीवन हमें बताता है कि लंबे और सुखी जीवन का रहस्य अनुशासन और आनंद का मेल है। वे जीवन को भारी नहीं बनाते, वे हंसते हैं, मिलते जुलते हैं, समुदाय में रहते हैं, परंपराओं को निभाते हैं और अपने दिन को सरल रखते हैं। उनके जीवन में एक शांत गरिमा है। वे हर काम जल्दबाजी में नहीं करते, लोगों को समय देते हैं, भोजन का सम्मान करते हैं और अपने शरीर को सक्रिय रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी सीख है जीवन को हल्का रखो, मन में कड़वाहट मत रखो, रिश्तों को संभालो और हर दिन ऐसा कुछ करो जिससे लगे कि आप अभी भी जीवन में योगदान दे रहे हैं। आज की दुनिया कहती है एक उम्र के बाद रुक जाओ,
धीमे हो जाओ, पीछे हट जाओ। लेकिन ओकिनावा की सोच कहती है, जब तक सांस है तब तक योगदान है। आपकी भूमिका बदल सकती है, आपकी गति कम हो सकती है, लेकिन आपका उद्देश्य समाप्त नहीं होता। 7वां अध्याय भोजन पर केंद्रित है। यह बताता है कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, भोजन जीवन की ऊर्जा है। ओकिनावा के लोग सरल, हल्का और प्राकृतिक भोजन करते हैं। सब्जियां, सोया से बने पदार्थ, शकरकंद, फल, हरी चाय, थोड़ी मछली, कम चीनी और कम कृत्रिम भोजन। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है पेट पूरा भरने से पहले रुक जाना। पेट पूरा भरने से पहले रुक जाना, यह केवल भोजन का नियम नहीं है, यह जीवन का नियम है। हर चीज में थोड़ा खाली स्थान छोड़ो, थाली में भी, समय में भी, मन में भी, रिश्तों में भी। जब हम हर चीज को जरूरत से ज्यादा भर देते हैं तो जीवन भारी हो जाता है। ओकिनावा की भोजन शैली हमें संयम सिखाती है। धीरे खाना, कम मात्रा में खाना, प्राकृतिक भोजन चुनना और सजग होकर खाना। आज की दुनिया में जहां अधिक खाना, जल्दी खाना और तनाव में खाना आम हो गया है, इकिगाई हमें याद दिलाता है कि सरलता ही शक्ति है। 8वां अध्याय कोमल गतिविधियों के बारे में है। लंबे जीवन के लिए बहुत कठिन व्यायाम जरूरी नहीं। हर इंसान को खिलाड़ी बनने की जरूरत नहीं, लेकिन हर इंसान को चलते रहना जरूरी है। योग, tai chi, qigong और सरल खिंचाव वाले अभ्यास शरीर को कोमलता से सक्रिय रखते हैं। इनमें प्रतियोगिता नहीं होती, इनमें सजगता होती है, सांस होती है, संतुलन होता है और मन तथा शरीर का गहरा संबंध होता है। ओकिनावा के बुजुर्ग भारी व्यायाम नहीं करते, लेकिन वे बैठे बैठे जीवन नहीं बिताते। वे चलते हैं, बागवानी करते हैं, घर के छोटे काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं और शरीर को हर दिन थोड़ा सक्रिय रखते हैं। पुस्तक का संदेश है, गतिविधि को दंड मत बनाइए, गतिविधि को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बनाइए। जब शरीर चलता है तो मन भी जीवित रहता है, और जब मन जीवित रहता है तो उद्देश्य भी जीवित रहता है। 9वां अध्याय धैर्य और वाबी साबी पर है। यह पुस्तक का सबसे विचारपूर्ण भाग है। वाबी साबी जापानी सौंदर्य दर्शन का एक गहरा विचार है। यह कहता है, सुंदरता केवल पूर्णता में नहीं होती, सुंदरता अपूर्णता में भी होती है। पुरानी वस्तुओं में, टूटी हुई यादों में, अधूरी कहानियों में, चेहरे की झुर्रियों में और जीवन के संघर्षों में। आधुनिक दुनिया हमें पूर्ण बनने का दबाव देती है। पूर्ण करियर, पूर्ण शरीर, पूर्ण रिश्ता, पूर्ण जीवन शैली। लेकिन जीवन पूर्ण नहीं होता, और शायद जीवन का सौंदर्य भी इसी में है। इकिगाई हमें सिखाता है अपनी अपूर्णता के साथ भी अर्थ खोजना। धैर्य का अर्थ केवल गिरकर उठना नहीं है। धैर्य का अर्थ है संघर्ष से सीखना, हर झटके को शिक्षक की तरह देखना, हर असफलता को संकेत की तरह समझना और हर कठिनाई से स्वयं को थोड़ा और परिष्कृत करना।
पीड़ा से बचना हमेशा संभव नहीं, लेकिन पीड़ा को विकास में बदलना, यही मनुष्य की शक्ति है। अब प्रश्न है, आज के समय में इकिगाई की आवश्यकता क्यों है? हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां लोग बाहर से जुड़े हुए दिखते हैं, लेकिन भीतर से अकेले हैं। जानकारी बहुत है, पर स्पष्टता कम है। सुविधाएं बहुत हैं, पर शांति कम है। विकल्प बहुत हैं, पर दिशा कम है। लोग व्यस्त हैं, पर अर्थपूर्ण नहीं। ऐसे समय में इकिगाई हमें रुककर सोचने को कहता है, मैं किस दिशा में जा रहा हूं? मैं जो कर रहा हूं, क्या उसमें कोई अर्थ है? मेरे जीवन में कौन सा काम मुझे भीतर से जीवित करता है? किन लोगों के साथ मैं सच में जुड़ा हुआ महसूस करता हूं? कौन सी आदत मेरी ऊर्जा बढ़ाती है और कौन सी आदत मुझे भीतर से खाली कर देती है? इकिगाई एक दिन में मिलने वाला उत्तर नहीं है। यह जीवन भर चलने वाली खोज है। यह अभ्यास है, हर दिन थोड़ा बेहतर जीने का, अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने मन को शांत रखना, अपने काम में अर्थ खोजना, रिश्तों को संभालना, भोजन को सरल रखना, दिनचर्या में गतिविधि लाना और कठिनाइयों में भी सीख ढूंढना। इकिगाई यह नहीं कहता कि जीवन हमेशा आसान होगा। यह कहता है, अगर उद्देश्य है तो जीवन अर्थपूर्ण होगा। तो इस पुस्तक का सबसे शक्तिशाली संदेश क्या है? शायद यह कि लंबा जीवन पाने के लिए केवल वर्ष बढ़ाना पर्याप्त नहीं। उन वर्षों में जीवन भरना जरूरी है। ऐसे दिन बनाना जरूरी है जिनमें शांति हो, काम हो, प्रेम हो, समुदाय हो, गतिविधि हो, उद्देश्य हो और कृतज्ञता हो। इकिगाई हमें सिखाता है कि सुख कोई दूर की मंजिल नहीं है, वह रोज की लय में छिपा है। सुबह उठने की वजह में, एक अर्थपूर्ण काम में, एक सच्चे रिश्ते में, हल्के भोजन में, धीमी सांस में, एक छोटी सी सैर में और अधूरे लेकिन सुंदर जीवन को स्वीकार करने में। हो सकता है आपका इकिगाई अभी स्पष्ट न हो सकता है आप उलझन में हो सकता है आप जीवन के ऐसे दौर में हो जहां सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा हो। लेकिन याद रखिए, इकिगाई बाहर कहीं छिपा हुआ खजाना नहीं है। वह आपके भीतर है, आपकी रुचियों में, आपकी यादों में, आपकी क्षमताओं में, आपकी दया में, आपकी जिज्ञासा में और आपके छोटे छोटे कर्मों में। उसे खोजने के लिए आपको बस इतना करना है, धीरे चलना, ध्यान से देखना, ईमानदारी से खुद से प्रश्न करना और हर दिन एक छोटा कदम उठाना। अंत में इकिगाई हमें एक सरल लेकिन गहरी बात समझाता है। जीवन पूर्ण नहीं होगा, हर दिन आसान नहीं होगा, हर सपना पूरा नहीं होगा, हर रिश्ता हमेशा वैसा नहीं रहेगा। शरीर बदलेगा, समय बदलेगा, लोग बदलेंगे, लेकिन अगर आपके पास जीने की वजह है तो हर सुबह फिर से शुरू हो सकती है एक नया दिन, एक नई सांस, एक नया अवसर, अपने उद्देश्य के थोड़ा और करीब जाने का। शायद यही लंबे और खुशहाल जीवन का असली रहस्य है। बहुत बड़ा रहस्य नहीं, बहुत सरल रहस्य। सक्रिय रहो, संयम रखो, गहराई से जियो, लोगों से जुड़े रहो।
तनाव को हल्का करो। जो करते हो उसमें पूरी तरह डूब जाओ। जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करो, और जो बदल सकता है उसके लिए आज ही एक छोटा कदम उठाओ। क्योंकि इकिगाई का अर्थ केवल ये नहीं है कि आप क्यों जीते हैं। इकिगाई का अर्थ ये भी है कि आप कैसे जीते हैं। और जब इंसान अपना कारण खोज लेता है तो साधारण जीवन भी असाधारण बन जाता है। यही इकिगाई की आत्मा है। यही इस पुस्तक का संदेश है, और शायद यही वह शांत उत्तर है जिसकी तलाश हम सब अपने भीतर कर रहे हैं।